हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको आज हम लेके आए हैं। जैसा कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे हमने ये टॉपिक लिया है फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं और कितने कौन से संविधान के पार्ट कौन से में रखे गए हैं। तो अपने जो संविधान है उसके मैं जो रफली बताऊँ, उसमें 22 भागों में बांटा गया है तथा हमारे 395 अनुच्छेद हैं। उन 395 में अमेंडमेंट करके बहुत सारे जो अनुच्छेद हैं वो अभी उपस्थित हैं, लेकिन 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं, उसमें बांटा गया है। तो फंडामेंटल राइट्स हमारे किस भाग में रखा गया है उसमें हम बताएंगे, और कितने अनुच्छेद इसमें आते हैं और क्या क्या राइट्स जो हैं वो उपस्थित है और इनका क्या क्या कर्तव्य है और ये कैसे काम करते हैं, उस चीज़ के बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। शायद ये हमारा 2 वीडियोस में कंप्लीट हो। तो आइए हम उसके बारे में बताते हैं आपको। फंडामेंटल राइट्स। द फंडामेंटल राइट्स आर इंसर्न्ड इन पार्ट थर्ड, यानी जो फंडामेंटल राइट है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट के 3 में, यानी भाग 3 में रखे गए हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 से 35, यानी 12 to 35 जो आर्टिकल हैं वो हमारे कौन से हैं, फंडामेंटल राइट में आते हैं। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ये सब में याद, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटल राइट अपने संविधान के किस भाग में रखे गए हैं, तो भाग 3 में रखे गए हैं। कौन से अनुच्छेद हैं, तो 12 से 35 तक इसके अनुच्छेद आते हैं। ठीक है, कौन कौन से अनुच्छेद के में हमें क्या क्या राइट्स दिए गए हैं उसके बारे में हम बताएंगे। इन दिस रिगार्ड द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्ड इंस्पायरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए बिल ऑफ राइट, यानी जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो कहाँ से हम लोगों ने ड्राइव किए। मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब उसमें एक कमेटी रखी गई थी कि तुमको ऐसे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करना है। तो जो अपनी कमेटी थी उसने क्या किया कि अदर जो कंट्री थी उनसे कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया, और इसके बाद जो चीज़ें उसे अदर कंट्री की अच्छी लगी उसको उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। तो जो फंडामेंटल राइट है वो अपन ने यूएसए जो है, यूएसए से अपन ने ड्राइव किया है। ठीक है, यूएसए में फंडामेंटल राइट होते हैं, उसको हम हिंदी में मौलिक अधिकार बोलते हैं। वो प्रत्येक जो मानव है अपने सबको ये अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो अपन ने कहाँ से लिया है, यूएसए से। 3 क्वेश्चन पहले तो क्लियर करो। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि फंडामेंटल राइट जो है वो हमारे संविधान के पार्ट 3 में रखे गए हैं। इसके बाद कितने अनुच्छेद आते हैं, इसमें 12 से 35 अनुच्छेद आते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है कि इसमें ये कौन से देश से इसको ड्राइव किया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। और यूएसए में इसको क्या बोला जाता है, तो विल ऑफ राइट। अच्छा, जो अपन इसमें फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं, ये लक्ष्मीकांत की बुक है उससे पढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी प्रेफर दी जाती है इसको। तो बहुत अच्छी बुक है ना, सबको पढ़ना चाहिए। संविधान हर एक व्यक्ति को आना चाहिए। इसके बाद पढ़ते हैं पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइटली डिस्क्राइब्ड एज अ मैग्ना कार्टा, यानी पार्ट 3 को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है ऑफ द इंडिया का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इट कंटेन अ वेरी लॉन्ग एंड कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ द जस्टिसिएबल फंडामेंटल राइट, यानी जो अपना फंडामेंटल राइट है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा जस्टिसिएबल का मतलब है कि अगर फंडामेंटल राइट का अपने हनन होता है तो अपन सीधे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाके इसकी जो शिकायत है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन को डायरेक्ट फंडामेंटल राइट क्या अपन को राइट देता है कि अगर अपने फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो अपन सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसको खत्म शिकायत कर सकते हैं। In fact, the fundamental rights in our constitution are more elaborate than those found in the constitution of any other country in the world, including the USA. यानी कि USA और अदर कंट्री से भी लेके जो अपने यहाँ के फंडामेंटल राइट हैं उनको बहुत ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। द फंडामेंटल राइट्स आर द गारंटी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल पर्सन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी फंडामेंटल राइट जो है वो हर एक व्यक्ति को गारंटी देता है कि उसका कोई भी प्रकार का, कोई भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार से हनन नहीं होगा। दे अफोर्ड द इक्वलिटी ऑफ द ऑल इंडिविजुअल, सभी जो अपने भारत के नागरिक हैं सबको ये इक्वलिटी का राइट देता है। द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, द लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट एंड यूनिटी ऑफ द नेशन, ये क्या करता है, अपने जो देश में यूनिटी फैलाता है। द फंडामेंटल राइट्स आर मीन्ड फॉर प्रमोशन द आइडियल ऑफ द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, यानी जो फंडामेंटल राइट है वो एक हमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रदान करता है। दे प्रिवेंट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन
authorization and deposit rule in the country and protect the liberties and the freedom. हमारी जो freedom है उसको सुरक्षित रखता है and the people against the invasion by the state. They operate as the limitation on the tyranny of the executive and arbitrary laws of the legislature. In short, they aim it at the establishing a government of law and not of the man. The fundamental ये थोड़े सा जो जो important है उसको अपन देखेंगे. The fundamental rights are the named so because they are guaranteed and protected by the constitution. यानी हमें fundamental right गारंटी देता है और हमारे जो अधिकार हैं उनको सुरक्षित रखता है. अच्छा, हम इसमें थोड़ा सा और पढ़ेंगे. Originally the constitution मतलब हमें कितने fundamental right दिए गए हैं. जो अपना ओरिजिनल फंडामेंटल राइट था उसमें हमारे 7 जो थे वो फंडामेंटल राइट दिए गए थे. ठीक है, तो कौन कौन से हैं. राइट टू इक्वलिटी, इसमें आर्टिकल 14 से 18 तक आते हैं. राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 तक. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 से 24. राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजियन 25 से 28 तक. कल्चर एंड एजुकेशन राइट Article 29 to 30, right to property, Article 31, and right to constitutional remedy, Article 32. However, the right to property was deleted from the list of fundamental right by the 44th Amendment Act of the 1938. It is made a legal right under the Article 300A. ठीक है, in the part it is made a legal right under the Article 300A in part 12 of the constitution. So at present there are the only 6 fundamental right. इसलिए हमें बताया है कि हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें पहले जो थे अपने पास 7 फंडामेंटल जो राइट थे वो थे. उसमें से एक जो है उसको ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. 44वां जो संविधान संशोधन हुआ उसमें हमारे संविधान में बहुत सारे संशोधन हुए हैं. तो अपने जो फंडामेंटल राइट है उसमें भी संशोधन हुआ है तथा उसमें जो आर्टिकल अपना राइट टू प्रॉपर्टी था उसको एक क्योंकि ये फंडामेंटल राइट में जो भी आर्टिकल आएंगे वो क्योंकि जस्टिशिएबल होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अपन. तो राइट टू प्रॉपर्टी में ऐसा हो रहा था कि जैसे ही अपना संविधान बना था तो क्योंकि बिना प्रॉपर्टी को जब कोई इंसान अपनी प्रॉपर्टी बना लेगा तो अपन इंक्रीजमेंट या फिर एरियाज या फिर इंडस्ट्रीज़ कैसे डेवलप कर पाएंगे. तो उन्होंने क्या किया कि इसको जो था वो डिलीट कर दिया है और इसके बाद इसको नॉर्मल जो राइट होता है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया है पार्ट 12 में 300A में. ठीक है, तो अभी हमारे पास केवल 6 राइट है. राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन एंड राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. तो अपने यहाँ कितने राइट हो गए 6. ठीक है, इनके बारे में अपन और पढ़ेंगे धीरे धीरे से. अच्छा, अपन पढ़ते हैं इसके बारे में कि अपने जो संविधान के फंडामेंटल राइट्स हैं उसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या गुण हैं. ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. फिर इसके बाद जो अपन की फंडामेंटल राइट है उसको भी अपन धीरे धीरे से डिस्कस करेंगे इस डिटेल. मतलब 2 पार्ट में ओनली कंप्लीट होगी फंडामेंटल राइट. इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम. द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. हमें जो फंडामेंटल राइट है वो गारंटी देता है कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, आर द करेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग. कौन कौन से करेक्टर हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट के उनको हम स्टडी करेंगे. सम ऑफ देम आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन while other are available to the all person whether citizen foreigner और लीगल पर्सन लाइक कॉरपोरेशन और कंपनीज. यानी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें से कुछ राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ ओनली जो अपने इंडियन सिटीजन है सिर्फ उनको दिए गए हैं. लेकिन कुछ राइट्स ऐसे हैं जो फॉरेनर जो अपने फॉरेन से आते हैं फॉरेनर एंड बोथ अपने जो इंडियन है. ठीक है, तो दोनों को बोथ दिए गए हैं और कुछ को जो थे वो केवल जो राइट है वो दिए गए हैं. ठीक है, तो कौन कौन से राइट होंगे वो भी हम बता देंगे कि फंडामेंटल के कौन कौन से राइट जो हैं वो केवल इंडियन को दिए गए हैं और कौन से राइट जो हैं तो वो फॉरेनर और इंडियन बोथ को दिए गए हैं. ठीक है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड. द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल restriction on them. However, whether such restrictions are reasonable but or not is to be decided by the court. Thus, they strike a balance between the right of the individual and those of the society as a whole, between individual liberty and social control. यानी ही बैलेंस करने के लिए उसने ऐसे जो कुछ राइट्स हैं
जैसे कि जो पुलिस या कुछ ऐसे डिपार्टमेंट में होते हैं तो उनके कुछ राइट्स होते हैं, उनको गवर्नमेंट को कम करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो सबको इक्वलिटी रखेंगे तो उसको फिर बैलेंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगला जो फीचर है, दो फीचर्स पढ़ लिए अपन ने, दो तीसरा क्या है, ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द arbitrary action of the state, however some of them are also available against the action of the private individual। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो होता है वो मनमाने तरीके से इसका हनन नहीं कर सकता है। ठीक है, सम ऑफ देम आर नेगेटिव इन करेक्टर, दैट इज प्लेस लिमिटेशन ऑन द ऑथोरिटी ऑफ द स्टेट, while अदर आर पॉजिटिव इन नेचर conferring certain privileges ऑन द पर्सन। यानी इसकी कुछ भी लिमिटेशन जो है वो रखी गई है किन्हीं किन्हीं जगहों पर। ठीक है, दे आर जस्टिशियबल अलाउइंग person to move the court for their enforcement if and when they are violated। यानी ये जस्टिशियबल नेचर के हैं। और जैसे अपना DPSP है ना, तो DPSP क्या है, नॉन जस्टिशियबल है। मतलब यदि उस पर किसी भी राइट्स का हनन होता है तो अपन कोर्ट में उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बट जो फंडामेंटल राइट है, इट इज़ द जस्टिसिएबल नेचर, इट इज़ द वेरी, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। दे आर डिफेंड एंड गारंटीड बाय द सुप्रीम कोर्ट। यानी ये हमें अपने बचाव के लिए ये सुप्रीम कोर्ट हमें गारंटी देता है। हेंस द एग्रीव्ड पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट, नॉट नेसेसरी बाई वे ऑफ द अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट। यानी कोई भी जिसके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है वो डायरेक्टली जाके अपने सुप्रीम कोर्ट में उसको बता सकता है। अगला फीचर क्या है, दे आर नॉट सेक्रोसेंट और परमानेंट, द पार्लियामेंट कैन कर्टेल। मतलब कि अपने जो फंडामेंटल राइट है, इट इज़ नॉट द परमानेंट नेचर, यानी इनको अमेंडमेंट करके चेंज किया जा सकता है। बट फंडामेंटल राइट का एक ऐसा होता है कि फंडामेंटल राइट्स को जो संसद में जो बिल पारित होते हैं तो क्या होता है कि उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, तभी ये फंडामेंटल राइट्स होंगे वो पास होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड एक्ट एंड नॉट बाई द ऑर्डिनरी एक्ट। मतलब कि जो अगर फंडामेंटल राइट में यदि उनको कोई भी अमेंडमेंट करना है तो एक ऑर्डिनरी एक्ट क्या होता है, एक नॉर्मल जो मेजोरिटी होगी उससे ही पास हो जाएंगे सारे बिल। लेकिन यदि फंडामेंटल राइट में करेक्शन करना है या फिर अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए उसको स्पेशल मेजोरिटी बुलानी पड़ेगी। मोर एवर दिस कैन बी डन विदाउट अफेक्ट। और जो भी वो अमेंडमेंट करेगा तो उसके लिए बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए, तभी फंडामेंटल राइट जो होगा वो अपना अमेंड होगा। और यदि इसमें कुछ ऐसा पाया गया तो जुडिशियल रिव्यू का भी अपने में ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में कुछ जो रिव्यू है वो दे सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है कि दे कैन बी सस्पेंड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। यदि अपने यहाँ नेशनल इमरजेंसी चलती है, एक्सेप्ट द राइट गारंटी बाई द, अगर अपने यहाँ नेशनल इमरजेंसी है फिर भी आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, फर्दर द 6 राइट गारंटी बाई द आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन द इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड। यानी अगर नेशनल इमरजेंसी होती है तभी भी आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 हमारा हनन नहीं किया जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 20 जो होता है वो हमें अ, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए अधिकार दिए जाते हैं, तो उनका अपन हनन नहीं कर सकते अगर नेशनल इमरजेंसी लग भी जाती है। और 21 अपना जो है वो एजुकेशन से है तो उसका हनन नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि नेशनल इमरजेंसी लगती है तो राइट आर्टिकल 19 जो है वो अपना सस्पेंड कर दिया जाएगा सिर्फ उतने टाइम के लिए। ठीक है, एक्सटर्नल ग्राउंड ऑफ द एक्सटर्नल इमरजेंसी एंड नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ द आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, इंटरनल इमरजेंसी, द सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी इन द एक्सप्लेन डिटेल ऑफ द चैप्टर 16 में और ज़्यादा डिटेल में अपन नहीं जाएंगे। द स्कोप ऑफ द ऑपरेशन इज द लिमिटिंग बाई द आर्टिकल 31A। 31A हमें क्या देता है, सेविंग ऑफ द लॉ। 31B जो है वो वैलिडेशन ऑफ द सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन इंक्लूडिंग इन द 9th शेड्यूल। एंड 31C देता है हमें सेविंग ऑफ द लॉ गिविंग इफेक्ट टू द सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये आज हमने अपने जो फीचर्स थे अपने फंडामेंटल राइट के क्या क्या गुण हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। और कल जो अपना वीडियो आएगा उसमें अपन जितने भी फंडामेंटल राइट हैं 12 से 35 तक उनके बारे में बताएंगे कि 12 में क्या आता है, 13 में क्या आता है, 14 में क्या आता है, 15 में क्या आता है, उनको बारे में पढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक उसको मैं यहीं आज इसी चैप्टर में पार्ट में कंप्लीट करती हूँ कि फंडामेंटल राइट अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन एंड नॉट टू द फॉरेनर। यानी फंडामेंटल राइट ऐसे कौन कौन से फंडामेंटल राइट हैं जो केवल सिटीजन को दिए गए हैं, नॉट टू फॉरेनर।
और ऐसे फंडामेंटल राइट जो बोथ सिटीजन एंड फॉरेनर दोनों को दिए गए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सभी में मोस्टली आ ही जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 15 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड। अच्छा, अभी सिर्फ ये आर्टिकल याद कर लो कि कौन कौन से आर्टिकल जो हैं वो केवल सिटीजन को दिए गए हैं और कौन से आर्टिकल जो हैं वो बौद्ध को दिए गए हैं। इसके बाद जो अपन कल जो चैप्टर जो कल पार्ट आएगा उसमें अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट ओनली टू द सिटीजन कौन कौन से हैं? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 19, 29 और 30। ठीक है, जो है आर्टिकल को केवल किसको दिए गए हैं? ओनली सिटीजन। ठीक है, 15, 16, 19, 29, 30 ऐसे याद कर लो। 15, 16, 15 के बाद क्या आता है? 16, 16 के बाद 19, 19 के बाद 29, 30, 19 तक याद कर लो, 19 के बाद 29, 30। ये केवल किसको दिए गए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो केवल इंडियन सिटीजन को दिए गए हैं और फॉरेनर को नहीं दिए गए। ठीक है, इसके बाद क्या है? फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू द बोथ सिटीजन एंड फॉरेनर एक्सेप्ट एनिमी। मतलब अपनी जो दुश्मनी किससे चलती है? पाकिस्तान से। ठीक है, तो ऐसे जो राइट हैं जिनसे अपनी मतलब कि अपने इंडिया के कुछ वॉर वगैरह चल रहे हैं तो उनको ये फंडामेंटल राइट नहीं दिए गए हैं, वो केवल ऐसी कंट्री को दिए गए हैं जिससे अपने जो संबंध है वो अच्छे हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, 14 के बाद क्या आता है? 20, 20 के बाद 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। कितने राइट हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, 11 राइट जो है वो दिए गए हैं। 14 के बाद क्या आता है? 20, 20 याद कर लो। 20 के बाद 21 बार, 20 के बाद 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ठीक है, ये पूरी लाइन से है, तो इनको याद कर लेना कि फंडामेंटल राइट जो है वो 4 राइट जो है वो केवल इंडिया को दिए गए हैं, बल्कि जो 8 राइट जो है वो केवल बोध को दिए गए हैं। और कल हम इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। पूरे राइट्स जो हैं वो पार्ट 2 में कंप्लीट होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी चैनल में ऐसे ही लगातार जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।